साथियों, मैं शैलेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल शैलेंद्र चौधरी 83 में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 8 प्रकाश और परावर्तन के दूसरे वाक्य। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम हैं? अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है? आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? साथ ही साथ लेंस और लेंसों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी और समझाएंगे। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने से पहले आपको लेंसों से संबंधित परिभाषाएं और लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन भी कराएंगे। लेंसों के लिए यूवीएफ में क्या संबंध है, या जिसको हम लेंस का सूत्र भी बोलते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की क्षमता और लेंस की पहचान किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। हम इनको चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पे साथ दो चित्र दिए हुए हैं, अब समझते हैं। साथियों, यहाँ आप देख पाएंगे कि ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे का माध्यम कांच है। तो इन दोनों का ये सतह है। जब इस पर कोई इस सतह के अगर लंबवत एक रेखा खींच दी जाए, काल्पनिक रेखा, हम उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? हम अभिलंब के नाम से बुलाते हैं, या उसका नाम होता है अभिलंब। साथियों, तो अभिलंब स्थल पर लंब होता है, ये अभिलंब है। प्रकाश किरण, ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद इसको जाना सीधा चाहिए, लेकिन सीधा न जाकर के थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक के चलती है, क्योंकि ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे का माध्यम कांच है। तो साथियों, जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण दूसरे माध्यम में चलती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब कहलाता है हमारा। अगर इसके विपरीत देखा जाए, अगर ऊपर माध्यम कांच है और नीचे अगर वायु माध्यम ले लिया जाए, तो प्रकाश किरण कांच से आएगी और कहाँ जाएगी? वायु में। यानी इसको जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन सीधा ना जा करके ये अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कांच से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट रही है, वायु में कांच से जाने पर अभिलंब की ओर झुक रही है। इससे क्या तात्पर्य है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। साथियों, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। बात आ गई सघन माध्यम और विरल माध्यम की, तो मैं बता दूं, विरल वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं वह विरल माध्यम कहलाता है। जिसके कण दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम, और जिसके कण सघन घने पास पास होते हैं वह सघन माध्यम कहलाता है। जैसे अगर हम वायु और कांच के लिए ही बात करते हैं तो वायु गैसीय अवस्था में है और कांच ठोस अवस्था में है। जैसा कि हमने कक्षा 9th में पढ़ा है कि ठोस के कण पास पास होते हैं और वायु के कण या गैस के कण दूर दूर होते हैं। इस प्रकार गैस के कण और कांच के कणों में हम तुलना करके देखें
तो गैस के कण दूर दूर हैं, तो गैस यानी वायु के कण दूर दूर हैं, तो ये वायु विरल माध्यम कहलाएगी। और कांच के अणु पास पास हैं, तो ये सघन माध्यम कहलाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम वायु और जल की तुलना करके देखें, वायु में और जल में क्या होगा कि हमने 9th में पढ़ा है कि वायु यानी गैसीय अवस्था में होती है, जल द्रव अवस्था में होता है। तो गैस के अणु सबसे दूर दूर होते हैं, यानी ये विरल माध्यम है। और जल के अणु गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं, घने होते हैं, इसीलिए यह सघन माध्यम कहलाता है। यानी अगर हम वायु और जल की तुलना करके देखेंगे तो वायु विरल माध्यम और जल सघन माध्यम होगा, क्योंकि जल के अणु वायुओं की अणुओं की अपेक्षा घने होते हैं, पास पास होते हैं। प्यारे बच्चों, एक और अगर हम तुलना करके देखें कांच और जल में, किसमें? कांच और जल में अगर हम तुलना करके देखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण कांच से जल में भी जा सकती है और जल से कांच में भी जा सकती है। तो देखेंगे हम, कांच ठोस अवस्था में है और जल द्रव अवस्था में है। तो हमने कक्षा 9th में पढ़ा था कि ठोस के अणु सबसे अधिक पास पास होते हैं और गैस के अणु सबसे अधिक दूर दूर होते हैं। यानी गैस के अणु दूर दूर होते हैं और ठोस के अणु पास पास होते हैं। द्रव के अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, परंतु गैस के अणुओं की अपेक्षा पास पास होते हैं। यानी जो जल है वो द्रव है, यानी ये बीच की कड़ी है गैस और ठोस के। इसके प्रकार कह सकते हैं कि कांच ठोस है और जल द्रव है। तो कांच के अणु पास पास होंगे यानी घने होंगे, तो ये सघन माध्यम, और जल के अणु ठोस के अपेक्षा दूर दूर होंगे, इसीलिए ये कहलाएगा विरल माध्यम। अगर हम जल, कांच और जल की कहीं पर भी न्यूमेरिकल में आए तो समझ लेना कांच हमेशा सघन माध्यम होगा और जल वहाँ पे विरल माध्यम होगा। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है स्नेल का नियम, क्योंकि अक्सर स्नेल का नियम पूछने को आ जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो स्नेल का नियम क्या है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये स्नेल का नियम है, और इस समीकरण को भी लिख देना है। तो क्या है आपतन कोण, हम बताएं आपतन कोण किसको कहते हैं। आपतन कोण ये तल है, ये तल है, ये किरण आ रही है और जो किरण दूसरे माध्यम में चलती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, ये है हमारा अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। निकलने वाली दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण जिसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, यहाँ देखेंगे ये कोण बना है अपवर्तित कोण और अभिलंब के बीच में, इसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब है। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और दूसरे माध्यम में यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ये है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण।
और ये है आपतन कोण। आपतन कोण ऊपर बनता है, अपवर्तन कोण नीचे की ओर बनता है। एक चीज़ और इससे हमको ये सीखने को मिली कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण अधिक होता है अपवर्तन कोण की अपेक्षा, यानी आई का मान अधिक होगा आर की अपेक्षा। जबकि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है यानी कांच से वायु में आ रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे आई का मान कम होगा, यानी आपतन कोण कम होगा और अपवर्तन कोण ज़्यादा होगा। आई इज लेस देन आर, आई का मान कम है आर से। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण जो को हम आई से प्रदर्शित करते हैं तो आपतन कोण की ज्या को हम ट्रिग्नोमेट्री में ये हिंदी से लिया है। हिंदी में ज्या का मतलब होता है साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण को मार से प्रदर्शित करते हैं। ज्या का मतलब साइन आर का अनुपात नियत रहता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और N21 से मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब बढ़ते हैं साथियों अपवर्तनांक की तरफ। अपवर्तनांक क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे भी हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित कर देते हैं। 2n1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर n के नीचे 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस प्रकार अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला बनता है वो अपवर्तनांक 2n1 या n से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हम पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 मानते हैं और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल को v2 से प्रदर्शित करें तो n बराबर बन जाएगा v1 बटे v2, v1 अपॉन v2। साथियों यदि आंकिक प्रश्न में प्रकाश किरण वायु में चल रही हो तो इस स्थिति में वहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल नहीं दी हो तो हमें वायु में प्रकाश की जो चाल है उसका मान निश्चित होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं। आइए अब आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। साथियों ये आयताकार कांच की स्लैब दिखाई गई, कांच का कोई गुटका है जिस पर प्रकाश किरण आ रही है। तो ऊपर है वायु और ये कांच का है तो अंदर ये कांच। तो ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये पहले पृष्ठ का अविलंब हो गया। जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगी तो सीधी न जा करके डॉट 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 को इसमें सीधी से दिखाया गया है, जो अगर ये विचलित न होती तो ये इस डॉट 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 मार्ग से निकल के जाती, लेकिन विचलित हो जाती है। वायु से कांच में जाने पर जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक के जाएगी। इस तरह से ये दूसरे पृष्ठ के बिंदु ओ पर पहुंचती है। अब जब दूसरे पृष्ठ पर पहुंचती है तो यहाँ से भी यह किरण अपवर्तित होती है, यानी बाहर निकलती है। अब जब बाहर निकलेगी तो ये कहाँ पे है? अभी तो चल रही थी कांच में और किस में जाएगी? अब ये वायु में, एयर में। तो जब ये वायु में जाएगी, कांच से वायु में जब जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे
कि अगर पहले वाली किरण अपवर्तित नहीं यानी उसके मार्ग विचलित नहीं होती तो वो इस मार्ग से जाती, और ये इससे निकलने वाली किरण इस मार्ग से जाएगी, यानी दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर चलती। ठीक साथियों, अब अध्ययन करते हैं लेंस के बारे में। जब दो गोलीय पृष्ठों के मध्य समान पारदर्शी पदार्थ भर देते हैं तो ये व्यवस्था लेंस कहलाती है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लेंस दो ही प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की हम प्रकृति बताएं। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस इसके विपरीत होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं, यानी उत्तल लेंस उन्हें एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ध्यान रखना है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के, जबकि इसके विपरीत अवतल लेंस क्या होता है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आ रही हों। प्यारे बच्चों, ये मुख्य शब्द यहाँ पे तुमको नया दिखाई दे रहा है, तो आइए हम इसमें अब मुख्य शब्द के बारे में मुख्य अक्ष के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से इनकी प्रकृति देख लेते हैं। ये उत्तल लेंस दिखाया गया है। ये उत्तल लेंस इस तरह से है, अभी आपको बताया था, तो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा, जबकि अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। मुख्य अक्ष के समांतरान, ये मुख्य अक्ष लेंस के बीचों बीच से निकलने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें ये मुख्य अक्ष ये है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष ये है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यानी उत्तल लेंस जो है एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इस तरह से एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जबकि अवतल लेंस पर अगर किरणें आती हैं तो इनको फैला देता है, बिखेर देता है, एक ही बिंदु पर एकत्रित नहीं करता है। जैसे यहाँ ऊपर के चित्र में देखेंगे, ये किरणें आ रही हैं, इस तरह से इनको फैला देता है, तो इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। साथियों, अब पढ़ते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। मुख्य अक्ष, पहली परिभाषा आती है, मुख्य अक्ष लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजर कर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। चित्र में वक्रता त्रिज्या केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष दिखाई गई है। मैं बता दूं, ये हमारा उत्तल लेंस दिखाया गया है। इस उत्तल लेंस में अगर इस पृष्ठ को अगर हम पूरा करें, ये गोले का काटा का भाग होगा, तो इसका केंद्र यहाँ पे आएगा। इस तरह से अगर दूसरे पृष्ठ को इस तरह पूरा करेंगे तो ये होगा, ये स्थिति है, और इसका केंद्र ये होगा। दोनों के वक्रता केंद्रों को मिला देंगे तो ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाते हैं। मुख्य अक्ष हमेशा लेंस के बीचों बीच होकर निकलता है। दूसरा है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये समझ लीजिए, अगर कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल के जाती है तो उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आपतित किरण है, ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, यानी इसके मार्ग में कोई परिवर्तन
नहीं आएगा। इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। जब आपको दिखा दें अवतल लेंस है, यह एक पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इन दोनों के केंद्र ये हैं, क्रमशः इन दोनों को मिला दें तो ये मुख्य अक्ष बनता है, और इस तरह से इसके बीच से निकलने वाला रेखा बिना विचलित हुए आर पार निकल जाती है। तो इस बीच के बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्यारे बच्चों, हम लेंस के दोनों फोकसों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। देखिए, ये उत्तल लेंस है और इसमें F1 इसका फोकस बिंदु दिखाया गया है। ये F1 तो मुख्य अक्ष पर ये बिंदु है, इससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो इस F1 को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। ऐसा थोड़ी अलग है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जैसे समझ लीजिए कि ये किरणें हैं, अवतल लेंस की तरफ आ रही हैं, यानी प्रथम इसके फोकस की ओर आ रही हैं। तो और ऐसी किरणें जो फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं और अपवर्तन के पश्चात प्रतीत होते हैं, ध्यान रखना इसमें ये, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो इस बिंदु को यानी F1 को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब बात आती है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ये डेफिनेशन बिल्कुल प्रथम फोकस की विपरीत है। ये इस तरह से है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यह जो है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। बस विपरीत कैसे है, पहले किरणें मुख्य अक्ष के बिंदु से चल रही थी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी। पहले में क्या था, वो पहले में ये स्थिति थी कि पहले बिंदु मुख्य अक्ष पर था और इससे चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी। द्वितीय फोकस में क्या होता है कि जो समांतर आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। ये इतना अंतर होता है।
ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषाएं होती हैं। ऐसे ही अवतल लेंस की हम द्वितीय फोकस की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जैसे पहले में क्या था, अवतल लेंस की हम बात में बता, ये तो उत्तल लेंस की आपकी समझ में आ गई होगी। अवतल लेंस के लिए क्या बताएं कि अवतल लेंस के लिए पहले में क्या था, पहले प्रथम फोकस क्या था कि फोकस की ओर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, इधर न जा करके इधर निकलती थी। जबकि द्वितीय फोकस में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये किरण ये लेंस जो है किरणों को एकत्रित नहीं करता है, ये अपसारी प्रकृति का होता है, यानी किरणों को फैला देता है। तो इन किरणों को अगर हम पीछे मिलाएं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब अगला पॉइंट है फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के लिए फोकस दूरी चित्रों में F1 F2 द्वारा दिखाई गई है। हम देखें ऊपर में, यहाँ देखिए ये F1 F2 ये पहले चित्र दूसरे चित्र में दिखाई गई है, इससे पहला चित्र था उसमें भी फोकस द्वारा दिखाई गई थी। ये F2 से लेकर के O तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। में क्या है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इसको प्यारे बच्चों ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही सिंपल है। ये जैसे ये उत्तल लेंस है, इसका फोकस यहाँ पे है, एफ पर इसका फोकस है, तो मुख्य अक्ष ये इसका मुख्य अक्ष है और ये एफ फोकस है, इसके लंबवत ये रेखा खींच दिया है तो इसे हम बोलते हैं फोकस तल। ऐसे ही अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण सपोज दैट ये इसका फोकस है और ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत, ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के लंबवत और एफ से होकर के निकल के जाए तो इसको बोलते हैं फोकस तल। क्या बोलते हैं इसको? फोकस तल। आगे बढ़ते हैं। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी बनने के नियम। पहले हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना भी सीखेंगे, इसके साथ साथ हमको प्रतिबिंब बनने के नियम सीखना आते आवश्यक है। इनके बिना हम लेंसों के प्रतिबिंब नहीं बना सकते। तो पहला है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे अभी बताया था, ये लेंस है और लेंस का ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर किरणें आएंगी तो एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं, यानी एफ से होकर के गुजरते हैं, इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। दूसरा, लेंस के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। जैसे पहले ही बताया था, ये यहाँ पे मुख्य फोकस से आने वाली किरणें कहाँ से आने वाली, मुख्य फोकस एफ से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसको हमको ध्यान रखना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो फोकस पर एकत्रित होंगी और फोकस से चल रही हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा है
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। यानी बच्चों, मैं बता दूं आपको, जैसे ये लेंस है, पहले ही बताया था, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र। अगर कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से जा रही है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये प्रकाशीय केंद्र है ओ। तो हम जब भी हम आगे प्रतिबिंब बनाएंगे तो इन नियमों का अवश्य ध्यान रखेंगे।